हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आप लोग आज सीखने वाले हैं कुंडलियों का संयोजन। यहाँ पर दो प्रकार से संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दोनों के लिए हमें 100 प्रेरकत्व का मान निकालना है। बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि इसके पहले जो भी हमने लेक्चर दिया है वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। 2024 का जो टारगेट हमारा, उसके लिए एक अलग से ही प्लेलिस्ट हमने जनरेट कर दिया है, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, आप किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करें। इसलिए बच्चों आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखें ताकि आप लोगों को लेक्चर भी समझ में आए। जैसे आज ही मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा, हालांकि मैं यही कोशिश करता हूं कि डीप में लेकर चलूं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है, क्योंकि पुराना यदि मैं कह दूं कि 5 लेक्चर है, पूरे 5 लेक्चर को तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जरूर से देख लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन बात करते हैं कुंडली। कुंडली कैसे बनाई जाती है। तो हमारे पास मान लीजिए एक नर्म लोहा का क्रोड है, उसमें तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेट दें तो कुंडली बन जाती है। हम यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी कुंडली ले सकते हैं। उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कैसे करेंगे, तो ये भी चीज समझना जरूरी है। जैसे हमारे पास कई सारे कुंडली हैं, यदि कुंडली के पहले सिरे को, है ना, कुंडली के दूसरे सिरे को अगले कुंडली के पहले सिरे से, फिर दूसरे कुंडली के दूसरे सिरे को अगले कुंडली के पहले सिरे से, इस क्रम में जोड़ा जाए तो आपको श्रेणी क्रम संयोजन होता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम पे देखेंगे, हमारे पास 3 कुंडली है। पहले कुंडली के दूसरे सिरे को दूसरे कुंडली के पहले सिरे से, फिर दूसरे कुंडली के दूसरे सिरे को तीसरे कुंडली के पहले सिरे से, और इसी क्रम में जब कई सारे कुंडलियों को जोड़ दिया जाता है तो वो जो संयोजन एक प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अब यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन ये कहलाता है कि जितने भी कुंडलियां हैं उनके प्रत्येक कुंडली के पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु से कनेक्ट कर दिया जाता है, और प्रत्येक कुंडली के दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर दिया जाता है। तब ये जो क्रम होता है वो आपका समांतर क्रम संयोजन होता है। यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो लोग नोट करते चलें। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रतिरोध में, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन सिमिलर क्वेश्चन चीज़ है भैया। यदि आप नहीं भी पढ़ें तो 10th क्लास में तो पढ़े होंगे कि हम भाई श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। कि भाई श्रेणी क्रम में जोड़ते समय जो भी हमारा पहला यहाँ पर प्रेरकत्व यानी कुंडली है, उसके दूसरे सिरे को अगले कुंडली के पहले सिरे से, फिर भैया जो दूसरा कुंडली है उसके दूसरे सिरे को अगले कुंडली के पहले सिरे से, ये क्रम होता है श्रेणी क्रम। समांतर क्रम की जब बात आती है तो समांतर क्रम में जितने भी हमारे पास कुंडली है उनके पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये समांतर क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन का अर्थ आप समझ गए। अब एक चीज और नोट करना, जब भी हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं, चाहे प्रतिरोध हो चाहे स्वप्रेरकत्व, तो यहाँ पर कुंडली हो, तो इनमें क्या समान रहता है। तो जब हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो इसमें धारा समान होती है। धारा देखो बच्चों समान रहेगा, लेकिन विद्युत वाहक बल सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए नदी में आप कई जगह नहा रहे हैं लेकिन पानी हर जगह समान होगा, ठीक है। तो ये आपका धारा बह रहा है, नदी बह रही है, तो आप नहाने वाले 3 लोग हो, अलग अलग जगह नहा रहे हो, पानी बराबर आएगी, चाहे आप कम ना हो चाहे अधिक हो, आपकी मर्जी है। लेकिन उसी नदी में से धारा को हम 3 भागों में बांट दें तो हो सकता है किसी में अधिक पानी जाए, किसी में कम पानी जाए। जैसे एक हमारे पास मान लीजिए एक छोटा सा पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है, उसको 3 भागों हमने बांट दिया तो 3 भागों में बट गया ना, तो धारा का मान बदल जाएगा। तो जब भी हम श्रेणी क्रम संयोजन में धारा की बात करते हैं तो जितने भी कुंडली यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी में धारा समान होगी, लेकिन जब समांतर क्रम संयोजन में आते हैं तो धारा बढ़ जाता है। मेरे कहने का मतलब नदी का पानी आप 3 भागों में बांटोगे तो किसी में अधिक किसी में कम, इसलिए अलग अलग भाग पर पानी का मान अलग अलग होगा। इसी प्रकार से धारा भी जब 3 भागों में बटेगा तो अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नदी तो सीधे बह रही है, आप नहाने वाले 3 व्यक्ति हो तो सभी के पास बराबर पानी पहुंचेगा, इसलिए पानी का मान समान है। ऐसे ही हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में धारा समान है। ये चीज आपको फैक्ट भैया तैयार कर लो कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान है प्रत्येक कुंडली के पास। जैसे ही समांतर क्रम संयोजन में चलेंगे धारा का मान बदल जाएगा। इसके अपोजिट में जो विद्युत वाहक बल होता है, तो विद्युत वाहक बल जैसे इसमें समान नहीं रहेगा लेकिन इसमें विद्युत वाहक बल समान रहेगा। दोनों चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। चलिए शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। अच्छा, एक चीज और आपको तैयार रखना पड़ेगा। एक चीज और क्या तैयार रखना पड़ेगा कि जब हम विद्युत वाहक बल की बात करेंगे, विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व में संबंध क्या होता है। ये होता है E = L dI/dt। ये कहोगे सर कहां से आया,
उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। किसी किसी बुक में ये माइनस रहता है, किसी किसी बुक में आपका प्लस रहता है। चाहे आप माइनस लेकर चलो चाहे प्लस लेकर चलो, आंसर वही आएगा। हम यहाँ पर माइनस लेकर चलेंगे ताकि मुख्य रूप से भी हम जितने जगह कराए हैं बच्चों इसका डेरिवेशन हमने माइनस लेकर चला है, इसलिए यहाँ पर भी हम माइनस लेकर चलेंगे, आंसर वही आएगा। आप कहोगे सर ये कैसे आता है, तो चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे का नियम। फैराडे ने कहा भैया कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? जैसे किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, जिसके कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है अपने से स्वतः प्रेरण की क्रिया से, जिसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल वो समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यदि फेरों की संख्या n है तो n हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन d phi अपॉन dt, ये समानुपाती होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किस पर डिपेंड करता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ठीक है, अब जैसे बच्चों हम इसको डीप में ले चल रहे हैं ताकि देखो समांतर क्रम श्रेणी क्रम तो ऐसे भी दो दो लाइन का है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे ये बच्चों अंदर जाएगा तो माइनस dn phi b बटा dt हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो गया। अब n phi b जो होता है वो समानुपाती होता है धारा की, और जैसे समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब इस n phi b का मान यहां रखेंगे बच्चों तो हमें एक वैल्यू फाइंड हो जाएगा E बराबर माइनस डी एल आई अपान डी टी। ठीक है, L को बाहर ले लो तो माइनस एल डी आई अपान डी टी बराबर E। ये जो संबंध है ये संबंध है हमने आपको बहुत बारीकी से समझाया स्वप्रेरकत्व में, तो प्लीज इसीलिए तो कहता हूं बच्चों कि अभी मैं यहां पे थोड़ा सा हटकट समझा दिया, लेकिन ये चीज मैंने वहां पर डीप में समझाया। तो प्लीज यार विनती है आपसे, बेहतर पढ़ने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग उसे जरूर देखें। तो हमने कहा बच्चों कि तीन हमारे पास कुंडली है जिनका स्वप्रेरकत्व L1 L2 और L3 है। इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं कि प्रत्येक कुंडली का दूसरा सिरा अगले कुंडली के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। ध्यान रखो, प्रत्येक जो कुंडली होगा, हम 10 जोड़ रहे हैं, 25 जोड़ रहे हैं, अनंत जोड़ रहे हैं ना भाई, n जोड़ रहे हैं, n कुंडली जुड़ी हुई हैं। तो जोड़ने का तरीका यह है कि जो भी कुंडली होगा उसका दूसरा सिरा अगले कुंडली के पहले सिरे से कनेक्ट रहता है। जैसे इसमें हम धारा बहाते हैं तो इसमें धारा का मान तो समान रहेगा भाई, धारा मैंने बताया तो समान रहेगा, लेकिन जो प्रत्येक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? यानी यहां पर मान लीजिए E1 है तो यहां पर E2 है तो यहां पर E3 है। इतना क्लियर बच्चों? तो यहां पर आप लोगों को लिखना है कि किसी क्षण उसमें से होकर I धारा बह रही है तब प्रत्येक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा बच्चों? कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ जरा। धारा समान है लेकिन यहां पर विद्युत वाहक बल अलग अलग हो जाएगा। तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? पहले के, दूसरे के और तीसरे के योग के बराबर हो जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा है, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा जहां पर E1 E2 और E3 क्या है? कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? जहां E1 E2 व E3 कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये आपको लिखना जरूरी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके ना। कुछ बच्चे कहा करते हैं कि सर और इससे ज़्यादा नोट्स दो, कुछ बच्चे कहते हैं सर इतना नोट्स आपका बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आता यार पढ़ने वाले क्या करना चाहते हैं। कुछ तो बिल्कुल बोलते हैं सर 3-3 क्वेश्चन दे दो हर चैप्टर से नोट्स में, आप जितना पैसा ले लो बस फंसना चाहिए। कोई भगवान थोड़ी ना भैया कि अब यही कह दे कि यही आ जाए। अरे 25 क्वेश्चन है, 25 में से तो एक ही आना है ना, तो समस्या होती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे थोड़ा पर यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि यदि कुल विद्युत वाहक बल E की बात करूँ तो वो हो जाएगा L DI अपान DT। जी हाँ, माइनस में ले लो। ठीक है, लेकिन बच्चों सभी के लिए अलग अलग होगा। धारा का मान सब में समान है इसलिए I1 नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगा E1 के लिए तो माइनस L1 रहेगा। यहां पर इसका विद्युत वाहक बल थोड़ा सा अलग है लेकिन धारा समान है, धारा समान है इसलिए परेशान मत होना। माइनस दूसरे के तो L2 DI अपान DT तथा
तथा E3 के लिए बात करूंगा तो -L3 di/dt। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए समझा दिया बच्चों कि ये कहां से आता है, ये कहां से आता है, पूरा चीज समझाया आपको। ओके, चलिए तो अब इसका मान समीकरण 1 से मैं रख देता हूं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यदि मैं इसको रखूंगा तो यहां पर इसका मान हो जाएगा -L/di/dt बराबर -L हो जाएगा यहाँ पे L1 di/dt, फिर प्लस में फिर आपका -L2 di/dt, फिर प्लस फिर यहाँ पर -L3 di/dt। अब आप बताओ जरा, आप बताओ इस सब में माइनस है तो माइनस को तो गोल ही कर दो, माइनस को गोल ही कर दो तो बचेगा कितना बच्चों, बचेगा आपका, देखो यहां पर केवल बचेगा L, यहां पर बचेगा L1, यहां पर बचेगा L2 और यहां पर बचेगा L3। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां भी di/dt, यहां भी di/dt, यहां भी di/dt, यहां भी di/dt। यदि कॉमन लेकर काटूं तो पूरा का पूरा कट जाएगा बच्चों, है ना। अब यहां पर यदि कुंडलियों की संख्या अधिक हो, यहां पर मान लीजिए 3 कुंडलियां थी, यदि कुंडलियों की संख्या n हो, यदि कुंडलियों की संख्या n हो तो मतलब L बराबर जो हो जाएगा वो L1 प्लस L2 प्लस L3 कहां तक जाएगा बच्चों, Ln तक जाएगा। यही आपका क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक आ गया है। यानी कुल मिलाकर के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रेरकत्व सभी कुंडलियों के प्रेरकत्व के योगफल के बराबर होता है। तो आप लोग बच्चों एक लाइन में लिख लेना, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रेरकत्व संपूर्ण प्रेरकत्व के योगफल के बराबर होता है। तो ये हमारा तो चल रहा था अभी श्रेणी क्रम संयोजन, अभी ट्विस्ट समाप्त नहीं हुआ है। अब हमारी बारी है बच्चों समांतर क्रम संयोजन की। कहानी वही चीज है, फटाफट शुरू करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में मैंने कहा कि भाई 3 कुंडलियां हैं सॉरी समांतर क्रम में जुड़ी हैं। समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या करना पड़ता है, प्रत्येक कुंडली के पहले सिरे को एक निश्चित बिंदु से कर देते हैं कनेक्ट और दूसरे सिरे को एक निश्चित बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि 3 कुंडलियां हैं जिनका प्रेरकत्व L1 L2 L3, लेकिन यहाँ पे धारा का मान अलग हो जाता है। वहां पर विद्युत वाहक बल का मान समान था, लेकिन यहाँ पर धारा का मान अलग हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब I धारा प्रवाहित की जाती है, जब I धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडलियों में, भाई 3 कुंडलियां हैं, कुंडलियों में क्रमशः I1 के बाद क्या करेंगे, I2 व I3 धारा प्रवाहित होती है, अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। इसलिए कुल धारा I का मान जो है वो I1 I2 और I3 के योग के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है ना। कुल धारा जो है I1 I2 और I3 के योग के बराबर होगा। अब बच्चों मैंने अभी इसके पहले जो थ्योरम कराया था, यहां पर समय के साथ धारा में परिवर्तन की जरूरत पड़ी थी, है ना, क्योंकि हमने आपको बताया विद्युत वाहक बल और प्रेरकत्व में संबंध, तो समय के साथ धारा में परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। तो मैं एक काम करता हूं, ये I है तो दोनों पक्षों में अवकलन कर दूंगा d/dt समय के साथ, तो यहां पर हो जाएगा di1/dt, यही ना है, और यहां पर हो जाएगा di2/dt, यहां पर हो जाएगा di3/dt। बस कुछ नहीं किया, समय के साथ अवकलन कर दिया, कुछ है ही नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, जब भी समांतर क्रम संयोजन की बात आती है, क्योंकि कुंडलियां किस क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें विद्युत वाहक बल क्या होगा, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल सभी में समान
है। जब भी हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें धारा समान होता है। यदि श्रेणी क्रम सॉरी क्या बोल दिया, जब श्रेणी क्रम जोड़ते हैं तो उसमें धारा समान होता है, और जब समांतर क्रम जोड़ते हैं तो इसमें विद्युत वाहक बल या विभवांतर समान होता है। तो अब आप ही बताओ कि E बराबर क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। जी हाँ, यही होता है ना। और जब हम बात करेंगे बच्चों E1 के लिए, तो E1 में भाई E1 के लिए करेंगे तो E तो समान ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। E तो हमारा समान ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, E1 ना लिख करके हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी के समांतर या इसी के बराबर में इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। जैसे E बराबर, चाहे हम L1 की बात करेंगे डी आई अपॉन डी टी, चाहे L2 की बात करेंगे डी आई अपॉन डी टी, चाहे L3 की बात करेंगे डी आई अपॉन डी टी, सब में समान होगा। हाँ, धारा का मान बदलेगा यहां पे, और यहां पे 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये सभी में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, सभी में समान हो जाएंगे, सभी में समान हो जाएंगे। तो एक चीज तो ये निष्कर्ष निकला कि भाई साहब, जैसे मैं यहां पे कहता हूं E अपान एल बराबर हो जाएगा माइनस डी आई अपान डी टी। ठीक है, यहां पे ये निकल कर आएगा। यदि मैं इसको यहां पे पक्षांतर करूंगा तो E अपान L1 बराबर माइनस डी आई अपान डी टी। ठीक है, फिर बच्चों यहां पे जब पक्षांतर करूंगा तो E अपान L2 बराबर माइनस डी आई अपान डी टी। ठीक, और मैं यदि यहां पे कर दूं कि L3 बराबर माइनस डी आई E अपान L3, ऐसा करो डी आई अपान डी टी। ठीक, ये आपका 1 था तो 1 करो, ये 2 था तो 2 करो, 3 था तो 3 करो। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसके ही बराबर में करना था, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा पक्षांतर करने में डाउट हो रहा था। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्षांतर करा मैंने। अब सभी में माइनस था तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता था कि माइनस E अपान एल बराबर डी आई अपान डी टी। ठीक है, और माइनस E अपान L1 बराबर डी आई 1 अपान डी टी। माइनस इधर ले आता तो माइनस E अपान L2 बराबर डी आई 2 अपान डी टी, व माइनस E अपान L3 बराबर डी आई 3 अपान डी टी। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख दो, डी आई अपान डी टी कितना मान हो जाएगा, माइनस E अपान एल बराबर यहां पर माइनस E अपान L1 प्लस माइनस E अपान L2 प्लस माइनस E अपान L3, और सभी में E तो माइनस, ये हटा दो, बाकी को लिख दो। तो 1 अपान L इक्वल 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3। ये आ गया भैया, ये आ गया हमारा कौन सा क्रम, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, ये समांतर क्रम संयोजन आ गया। लेकिन इसमें यदि मान लो कुंडलियों की संख्या n हो, यदि कुंडलियों की संख्या n हो तो लिखना तो लिख सकते हैं आप, यदि तो हो जाएगा 1 अपान एल बराबर 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2 प्लस 1 अपान L3 प्लस लास्ट में 1 अपान Ln। ठीक है, और यही क्या बच्चों, अतः समांतर कुंडलियों के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े स्वप्रेरकत्व कुंडलियों के तुल्य स्वप्रेरकत्व का व्युत्क्रम। कहने का मतलब जो भी हमारे पास इसका व्युत्क्रम प्रत्येक कुंडलियों
के स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो ये लो भैया, कहने का मतलब जो भी हमारा टोटल स्वप्रेरकत्व है उसका व्युत्क्रम अन्य सभी कुंडलियों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार श्रेणिक और समांतर क्रम आप लोगों को क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे बता रहा था बच्चों, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता, जैसे मैं इतना लंबा चौड़ा किया ना, इसके लिए मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। ये कहना चाहता था कि मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी करा, इसको मैं ऐसा भी कर सकता था माइनस L1 डी आई वन अपॉन डी टी, इसको इसके बराबर ही कर, क्योंकि सभी में समान है, माइनस L2 डी आई टू अपॉन डी टी बराबर माइनस L3 डी आई अपॉन डी टी। फिर इसका जब पक्षांतर करता तो माइनस ई अपॉन एल बराबर डी आई अपॉन डी टी निकल कर आ जाता। ठीक है, इसका पक्षांतर करता तो माइनस ई अपॉन L1 बराबर डी आई वन अपॉन डी टी आ जाता। ठीक है, इसका पक्षांतर तो माइनस ई अपॉन L3 बराबर L2 है यहाँ पे, तो डी आई टू अपॉन डी टी हो जाता। फिर बच्चों इसका पक्षांतर करता तो माइनस ई अपॉन L3 हो जाता, तो डी आई थ्री अपॉन डी टी हो जाता। ये प्रोसेस में बता रहा था, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इधर उधर 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। भाई समय लगने का कारण है कि कोई भी चीज़ें आती है उसको मैं डीप में लेकर चलता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो भाई साहब, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। नोट्स हमसे व्हाट्सएप में ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।